गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जब भी आप मेरे वीडियो को देखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। अब हम हमारे इस पाठ को हमारे एक नए बिंदु से आगे बढ़ा रहे हैं। उस बिंदु का नाम है कैब्राल और ब्राज़ील। जो पेड्रो अल्वारिस कैब्राल है, ये चला तो था पुर्तगाल से एज़टेक और इंका सभ्यता के लिए, लेकिन इत्तेफाक से गलती से ये कहां पहुंच गया? ब्राजील पहुंच गया। सोचा ही नहीं था, वहां पर क्या हो गया, पहुंच गया। और ये अपने साथ एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज का जुलूस लेकर के निकला था। और समुद्र में आने वाले जो तूफान है उससे बचने के लिए इसने अपने मार्ग को क्या किया? चेंज किया। कहां से होकर के आया? पश्चिमी अफ्रीका का एक चक्कर लगाया इसने पूरा, ताकि उन समुद्री तूफानों से क्या किया जा सके? बचा जा सके। और जिस समुद्र तट के ऊपर ये पहुंचा, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील के नाम से जाना जाता है, उस स्थान पर यह पहुंचा। और ये उस समय जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप था, उसका कौन सा भाग था? पूर्वी भाग था। कहां पर स्थित है ये? ब्राजील दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी भाग पर स्थित है। और इसी क्षेत्र के अंदर, इसी महाद्वीप के अंदर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। और पोप ने जो है पुर्तगाल को सौंप रखा था। ये जो पूर्वी जो क्षेत्र है, ये पोप ने किसको सौंप रखा था? पुर्तगाल को सौंप रखा था। और वो अविवादित रूप से इसका अपना हिस्सा मानते थे। तो पुर्तगाल वासी जो है ब्राजील के बजाय पश्चिमी भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। लेकिन ब्राजील के अंदर सोना मिलने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन यहाँ की एक प्राकृतिक संपदा थी बहुत बड़ी, उसका नाम था ब्राजील वुड। ब्राजील वुड। और इसी ब्राजील वुड वृक्ष के नाम पे इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? ब्राजील पड़ा था। और इससे जो है एक रंजक निकलता था, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो ब्राजील के जो मूल निवासी थे, वो लोहे की जो चाकू और छुरियां और आरियां जो उनको पुर्तगालियों से मिलती थी, उसके बदले में वो जो है यहाँ से जो है पेड़ों को काट सकते थे, लट्ठे बना करके उनके जहाज़ों में जो है डालने के लिए तैयार हो जाते थे। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो हंसिया रखते थे, चाकू रखते थे, कंगे रखते थे। उसके बदले में जो है मुर्गियां, बंदर, तोते और अपना शहद, मोम, सूती धागा, ये सब भी जो है अन्य चीजें जो हैं उन गरीब लोगों के पास थी, जिसे वो देने के लिए तैयार रहते थे। तो वो लोग फ्रांसीसियों और पुर्तगालियों से ये पूछते थे कि आप लकड़ी की तलाश में इतनी दूर क्यों आए हैं? क्या आपके क्षेत्र में लकड़ी नहीं होती है? क्या आपके क्षेत्र में लकड़ी नहीं होती है, जो आप लकड़ी के व्यापार के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए यहां आए हैं? जब वहां के एक मूल निवासी ने फ्रांसीसी पादरी से यह बात पूछा था, तो उसने कहा था कि तुम बिल्कुल बावले हो। यदि हमने इतना लंबा समुद्र का रास्ता पार किया है, इतनी घोर जो है परेशानियां अगर झेली हैं, इतना कठिन परिश्रम करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो उसने कहा था कि हम ये इतना जो परिश्रम करते हैं अपने बच्चों के लिए, धन संपदा इकट्ठी करने के लिए, अपने देश के विकास के लिए करते हैं, क्योंकि बच्चों का पेट तो हम वहां पर भी क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। और ये इमारती लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए वहां पर पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के बीच में क्या होती थी? पे लड़ाइयां भी होती थी। ये देखिए कि इमारती लकड़ी के लिए बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी। और आखिरकार में यह विजय किसकी हुई थी? पुर्तगालियों की। और पुर्तगाल का जो राजा था, उसने जो ब्राजील का तट था उसको 14 अनुवांशिक कंपनियों में क्या कर दिया था? बांट दिया था। अनुवांशिक क्या बना दी थी? कप्तानियां बना दी थी। और इसके ऊपर जो है अपना नियंत्रण रखता था। और इन कप्तानियों के मालिकाना हक उसने अन्य लोगों को बांट दिए थे। जो मालिकाना हक अन्य लोगों को बांट दिए थे। और ये वो पुर्तगाली लोग थे जो वहां रहना चाहते थे। और वहां रहने वाले इन लोगों ने जो स्थानीय लोगों को क्या बनाया? गुलाम बनाया। और इसके अंदर मोस्टली वो पुर्तगाली बासिंदे थे जो या तो पहले में सैनिक थे, या जिन्होंने भारत के गोवा क्षेत्र में लड़ाइयां लड़ी थी। तो इनका स्थानीय लोगों के प्रति व्यवहार हमेशा ही क्या रहता था? क्रुद्ध रहता था। इसके बाद जो है पुर्तगालियों ने क्या किया? यहां पर बड़े बड़े जो है गन्ना क्षेत्र बनाए।
और चीनी को जो है मिले, यहां पर चीनी की मिलें लगाई, मिलें लगाई किसकी? चीनी की। और इस यहां से तैयार जो चीनी थी वो कहां पर बेचते थे? यूरोप में बेचते थे। और इन चीनी मिलों में और इन गन्ने के जो बागान थे उनके अंदर काम किससे लिया जाता था? स्थानीय लोगों से। और लोगों ने इस थकाने वाले काम को करने से इनकार भी कर दिया था। तो फिर मिल मालिकों ने उनको गुलाम बनाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, जबरदस्ती गुलाम बना करके यहां पर ले आए। तो फिर स्थानीय लोग इन लोगों से बचने के लिए क्या करते थे? गांव छोड़कर भाग जाते थे। क्या छोड़कर भाग जाते थे? गांव छोड़कर कहां भाग जाते थे? जंगल में भाग जाते थे। और जहां इन्हें ढूंढना क्या होता था? मुश्किल होता था। जंगल में चले जाते थे ये लोग ताकि वो गुलाम ना बन पाए। लेकिन जैसे जैसे जो है समय बीतता गया तो तटीय क्षेत्र के अंदर मुश्किल से ही इक्का दुक्का स्थानीय लोग ही नजर आते थे। अब यूरोपीय लोगों को सबसे बड़ी समस्या आ गई कि इस क्षेत्र के अंदर इन काम को करने के लिए कहां से लोग लाए जाए। तो फिर इन्होंने कहां का रुख किया? अफ्रीका का। और वहां के लोगों को दास बना करके कहां लेकर के आए? ये ब्राजील में लेकर के आए। कहां लेकर के आए? ब्राजील में लेकर के आए। या फिर एज़टेक और इंका साम्राज्य के जो लोग थे, सभ्यताओं के जो लोग थे, उनको यहां पर लेके आए। उनसे खादानों और खेतों में क्या करवाया जाता था? काम करवाया जाता था। तो यहाँ के जो लोग थे स्थानीय वो यहाँ थे नहीं, तो अफ्रीका के लोगों को भी यहाँ गुलाम बना करके लाया गया। और इस प्रकार जो है 1549 के अंदर पुर्तगाली राजा के अधीन जो है यहाँ पर एक सरकार स्थापित की गई और उसकी राजधानी बनाया गया सेल्वाडोर। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, ब्राजील के अंदर जो है किस क्षेत्र को जो है पुर्तगालियों ने अपनी क्या बनाई थी? राजधानी। तो किसको बनाया था? सेल्वाडोर को बनाया था। और इसी समय जो है जेसुइट पादरी भी कहां पर आना शुरू हो गए थे? ब्राजील में आना शुरू हो गए थे। तो यूरोपीय जो बासिंदे हैं वो इन जेसुइट पादरियों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो मूल निवासियों के साथ किसका बर्ताव करना चाहते थे? दया का। ये जेसुइट जो पादरी क्या कहते थे कि दया का बर्ताव कीजिए आप इनके साथ, और इनको क्या ना बनाइए? गुलाम मत बनाइए। इसलिए यहाँ रहने वाले जो पुर्तगाली थे वो इनका क्या करते थे? विरोध करते थे। और धर्म प्रचारकों ने क्या किया था? दास प्रथा का कड़ी जो है आलोचना की। इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उसमें ये कहा था कि मानव ने को जो है पृथ्वी के ऊपर बिल्कुल क्या किया गया है? स्वतंत्र पैदा किया, इसलिए आप उनको दास बना करके नहीं रख सकते हैं। इसलिए इनको जो है वहाँ के पुर्तगाली जो रहने वाले लोग थे उनकी जो है विरोध का सामना करना पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है विजय। जो ये विजय थी, चाहे वो कोर्टेस ने हासिल की हो, चाहे पिजारो ने हासिल की हो, चाहे कैब्राल ने हासिल की हो, उनका क्या प्रभाव पड़ा? उनका प्रभाव ये पड़ा कि उन्होंने इन क्षेत्रों के अंदर अपने उपनिवेश स्थापित किए और उन उपनिवेशों के ऊपर काम करने के लिए किसकी बढ़ोतरी हुई? दास व्यापार की। तो आइए अब हम जानते हैं विजय, उपनिवेश और दास व्यापार। जो अभियान पहले अनिश्चित रूप में समुद्री यात्राओं से शुरू हुए थे, हालांकि शुरुआत तो इसकी किससे हुई थी? समुद्री यात्रा से। किस यात्रा से शुरू हुई थी? समुद्री यात्रा से जो अभियान शुरू हुए थे उनका यूरोप, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका पर बहुत स्थायी प्रभाव पड़ा। अब बहुत स्थायी प्रभाव क्या पड़ा? जितने भी यूरोपीय देश थे उन्होंने इन समुद्री मार्गों की खोज करने के बाद सारे जो महासागर हैं उनको एक दूसरे महासागर से क्या कर दिया? जोड़ दिया। और क्या खोल दिए? अटूट समुद्री मार्ग खोल दिए। और बहुत अधिक मात्रा में यूरोप के जो लोग हैं जो इन क्षेत्रों के बारे में नहीं जानते थे, इन मार्गों का उन्हें पता नहीं था, तो तब तक कोई भी कैरेबियन जो क्षेत्र है या ये महाद्वीप है इनके अंदर कोई भी जहाज नहीं घुसा था। और दक्षिणी अटलांटिक तो पूरी तरीके से क्या था? अछूता था। कोई भी जहाज इसके अंदर नहीं जाना चाहता था। उसे पार करना तो दूर है, इसके जल के अंदर क्या नहीं किया था? किसी ने प्रवेश ही नहीं किया था। लेकिन 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के प्रारंभिक दशकों के अंदर बहुत साहसिक जो है नाविकों ने ये काम सफलतापूर्वक क्या कर लिए थे? पूरे कर लिए थे। इस कारण क्या हुआ? जो यूरोपवासी अमेरिका की खोज में निकले थे उन्होंने सोने और चांदी के यहाँ जब भंडार देखे, किसके भंडार देखे? सोने चांदी के भंडार यहाँ पर क्या थे? बहुत थे।
तो फिर क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा। क्या बढ़ा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, वह उद्योग धंधे स्थापित हुए, क्योंकि यहाँ की जो सोने चांदी था उसका उपयोग यूरोपियन देशों ने अपने व्यापार को बढ़ाने में किया और अपने उद्योगों का विकास करने में किया। और 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक सैकड़ों जहाज जो है दक्षिणी अमेरिका की जो खानों में चांदी थी उसको लेकर के कहाँ आते रहे? स्पेन में लाते रहे। और स्पेन और पुर्तगाल को इसका लाभ ज़्यादा नहीं मिला। हालांकि स्पेन और पुर्तगाल ने सबसे ज़्यादा यहाँ से क्या लेकर के गए? चांदी लेकर के गए, लेकिन उसका लाभ सबसे ज़्यादा इनको नहीं मिला। मिला किसको? इंग्लैंड को और फ्रांस को मिला इसका सबसे ज़्यादा। क्यों मिला? क्योंकि ये लोग अब उस सोने और चांदी को क्या कर लिया? इन्होंने सिर्फ संग्रह कर लिया, उसका क्या कर लिया? संग्रह कर लिया। लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस के लोगों ने क्या किया? उसका निवेश किया। सोने और चांदी को आगे किस में निवेश किया? उद्योगों में निवेश किया, व्यापार में निवेश किया। और उस निवेश से उन लोगों ने क्या किया? बहुत पैसा कमाया। और पैसा कमाने के बाद कंपनियां खोल ली। और कंपनियां भी कौन सी खोल ली? संयुक्त कंपनियां। 5-5, 10-10 लोगों ने मिलकर के, 5 से लेकर के 10-10 लोगों ने मिलकर के अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोल ली। और इन कंपनियों ने बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए और अनेक दूसरे क्षेत्रों में अपने क्या स्थापित किए? उपनिवेश स्थापित किए। क्या स्थापित किए? उपनिवेश स्थापित किए। और एक नई प्रणाली को जन्म दिया जिसका नाम था पूंजीवाद। किसका नाम था? पूंजीवाद। इसका अर्थ क्या होता था? जिसमें उत्पादन व वितरण के साधनों पर पूंजीपतियों का हाथ हो। किसका हाथ हो? पूंजीपतियों का हाथ हो। ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? यूरोप वासियों ने नई दुनिया में पैदा होने वाली चीज थी, जैसे आलू थी, गन्ने से चीनी बनाना, कोका और रबड़ से भी जो है अफ्रीका महाद्वीप और भारतीय महाद्वीप के जो लोग थे उनको अवगत करवाया। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया? बहुत ज़्यादा मारकाट हुई। यहाँ पर जब अभियान चलाए तो स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा मारा गया, तो उनकी संख्या क्या होगी? खत्म हो गई, कम हो गई। उनकी जेवल सैनी क्या होगी? समाप्त हो गई। उनको गुलाम बना करके खानों में, बागानों में और कारखानों में काम लिया गया। और इससे क्या बताते हैं कि मैक्सिको की विजय से पूर्व, जब तक मैक्सिको को जीता नहीं था उससे पहले मैक्सिको की जनसंख्या 3 करोड़ से 3.75 करोड़ थी, जबकि मध्य अमेरिका की जो जनसंख्या थी वो 1 करोड़ से 1.3 करोड़ थी। और यूरोपीय लोगों के आने से पहले यहाँ के स्थानीय लोगों की जनसंख्या क्या थी? 7 करोड़ थी। और फिर 150 सालों बाद उनकी आबादी घट के कितनी रह गई? केवल 35 लाख। क्योंकि बहुत से लोग युद्ध में मारे गए, बहुत से लोग खानों में काम करते हुए मारे गए, बहुत से लोग अपने स्थान को छोड़कर जंगलों में भाग गए, और बहुत से लोग जो है चेचक जैसी महामारी से, लाखों की संख्या में चेचक की जो महामारी फैली थी उससे भी स्थानीय लोगों की क्या हो गई? मौत हो गई। तो अब उनके संसाधनों पर यूरोपीय लोगों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और अचानक से जो है अमेरिका की दो जो सभ्यताएं थीं, एज़टेक और इंका, अचानक ही क्या होगी? नष्ट हो गई। और इससे यह बात उजागर हो जाती है कि ये आपस में लड़ने वाली दो संस्कृतियां एक दूसरे से बिल्कुल क्या थी? भिन्न थी। और एज़टेक और इंका दोनों साम्राज्यों के मामले में युद्ध कला के स्वरूप में स्थानीय लोगों को मनोवैज्ञानिक और भौतिक रूप से भयभीत करने में निर्णायक भूमिका अदा की। और इस संघर्ष से क्या हुआ? नैतिक मूल्यों के अंदर बुनियादी अंतर आया। ठीक है, नैतिक मूल्य क्या थे? जो स्थानीय जो लोग थे उनके लिए सोने के प्रति स्पेनियों की लोलुपता को समझ पाना असंभव था, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे वो सोने को बहुत निमन मानते थे, जबकि स्पेनी जो उसे बहुत बहुमूल्य धातु मानते थे। तो स्पेनू जो है लालची लोग थे और वो उन लालची लोगों को समझ नहीं पाए। और स्थानीय लोगों ने स्पेनी नागरिकों के साथ बड़ा उदारतापूर्ण क्या किया था? व्यवहार किया था। और उस व्यवहार की जो है कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसकी जो कीमत उन्होंने चुकाई, क्या देकर के चुकाई? अपनी जान देकर के। अपनी सभ्यताओं को क्या कर लिया? नष्ट कर लिया। और यहाँ एक नई जो है सभ्यता जन्मी जिसका नाम था पूंजीवादी प्रणाली का प्रादुर्भाव। और ये मैंने अभी आपको बताया था कि पूंजीवादी किसे कहते हैं। उसके बाद में यहां पर लोगों से जबरदस्ती बेकार ली जाती थी। बेगार, बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी दिए
किसी मजदूर से काम करवाना। ऐसी प्रथा को क्या कहते हैं? बेगार प्रथा। तो आखिरकार स्पेन का जो शासक था फिलिप द्वितीय, कौन था? फिलिप द्वितीय। उसने क्या किया? 1601 में, कई बार ये प्रश्न आ जाता है, 1601 में बेगार पर रोक लगा दी। बेगार प्रथा पर क्या कर दी? रोक लगा दी। और जैसे ही उसने बेगार प्रथा के ऊपर रोक लगाई तो व्यापारियों और पूंजीपतियों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। व्यापारियों और पूंजीपतियों ने, उन्होंने कहा अगर आप इस तरीके की बेगार पर रोक लगा दोगे तो हमारे उद्योग धंधे कैसे चलेंगे। तो इसलिए जो है उसके ऊपर दबाव डाला, और दबाव डालने के कारण जो है राजा ने एक गुप्त आदेश जारी कर दिया जिसमें व्यवस्था कर दी कि आप बेगार प्रथा को क्या कर सकते हैं? चालू रख सकते हैं। तो उसके बाद में नई नई जो आर्थिक गतिविधियां जो है यहाँ पर क्या हुई? शुरू हुई, और जंगलों का सफाया करके यहाँ पर पशुपालन किया जाने लगा। और 1700 ईस्वी में सोने की खोज के बाद खानों का काम जोरों पर चल रहा था। तो इन कामों में काम करने के लिए सस्ते श्रम की जो है आवश्यकता हमेशा बनी रहती थी, और ये स्पष्ट था कि स्थानीय लोग जो है गुलाम बनने का विरोध करेंगे। अब यही विकल्प बचा था कि गुलाम कहाँ से मंगवाए जाएं? अफ्रीका से। कहाँ से मंगवाए जाएं? अफ्रीका से। और ये आपके सामने जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस महाद्वीप से क्या किया गया? गुलामों को कहाँ ले जाया गया? अमेरिका के महाद्वीप के अंदर जो है ले जाया गया, और अफ्रीका के अंदर एक नई व्यवस्था चल पड़ी, गुलाम व्यवस्था। और जबकि ब्राजील के अंदर गुलाम व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया था, फिर भी उसमें ब्राजील के अंदर कितने लोग? 36 लाख लोग आज भी अफ्रीकी जो है गुलामों को यहाँ पर आयात करके लाया गया था। और जो अमेरिकी महाद्वीपों के अंदर जो आयातित गुलामों की जो संख्या थी वो तकरीबन क्या थी? आधा थी। और 1750 में ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास अब भी 1-1 हज़ार जो है क्या होते थे? दास होते थे। तो दास प्रथा के उन्मूलन के लिए 1780 के दशक के अंदर बहुत वाद विवाद हुआ, और ये दलील पेश की गई यूरोपवासियों ने कि अफ्रीका से आने से पहले भी वहाँ पर क्या थी? जब हम पहुँचे थे तो दास प्रथा वहाँ मौजूद थी। यहाँ तक कि 15वीं शताब्दी में अफ्रीका में स्थापित किया जाने वाले राज्यों में अधिकांश मजदूर और वर्ग गुलाम ही थे। तो उन्होंने बताया कि यूरोपीय व्यापारियों को जवान स्त्री और पुरुषों को क्या करना चाहिए? गुलाम बनाने में अफ्रीकी लोगों ने ही क्या की थी? मदद की थी। कि हमने अगर यहाँ पर गुलाम अगर बनाए हैं तो हमारी मदद किसने की है? अफ्रीकी लोगों ने ही की है। और ये व्यापारी बदले में अफ्रीकी वासियों को दक्षिणी अमेरिका से जो आयात की जाने वाली जो फसलें थी वो देते थे। तो 1789 के अंदर एक दास ने अपनी आत्मकथा, उस दास का नाम था अलाउदोआ इक्वानो नाम का था, जो मुक्त होने के बाद गुलामों की इस दलील का उत्तर देते हुए लिखा कि अफ्रीका के अंदर गुलामों के साथ परिवार के सदस्यों जैसा व्यवहार किया जाता था। और एरिक विलियम पहला आधुनिक इतिहासकार था जिसने 1940 के दशक में अपनी जो पुस्तक थी कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी के अंदर जो है अफ्रीकी गुलामों के द्वारा सही तकलीफों का जायजा लेने की पहल की। उसके बाद जो है हम पहुंचते हैं उपसंहार पर। यानी कि इस पूरे पाठ से हमें क्या देखने को मिला? इस पूरे पाठ में हमने देखा कि जो दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों में आकर के बसे यूरोपीय लोगों ने स्पेन और पुर्तगाल के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और ये लोग अपने आप को क्या बना गए? स्वतंत्र देश। ठीक वैसे ही 1776 के अंदर 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह करके संयुक्त राज्य का क्या किया? निर्माण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आ जाता है। अमेरिका का निर्माण कितने उपनिवेशों को मिलाकर के हुआ था? तो 13 उपनिवेशों को मिलाकर के किया गया था। और दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है उसको कौन सा महाद्वीप बोला जाता है? लैटिन अमेरिका बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्पेनी और पुर्तगाली दोनों ही लैटिन भाषा परिवार की क्या थी? भाषाएं थी। इसलिए इस महाद्वीप का नाम उस भाषा के नाम पर क्या पड़ गया? लैटिन अमेरिका। और वहाँ के जो अधिकतर जो निवासी थे वो कौन थे? यूरोपीय देश के थे। इसलिए उनको क्या बोला जाता था? क्रियोल। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, क्रियोल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? देशज जो यूरोपीय लोग थे जो कहाँ पर बसते थे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बसते थे, उन लोगों को क्या बोला जाता था? क्रियोल बोला जाता था। और ये लोग जो है यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के थे, और उनमें से अधिकांश लोग कैथोलिक धर्म को मानते थे, और उनकी जो संस्कृति थी वो यूरोपीय परंपराओं के साथ मिली हुई देसी परंपराओं के तत्व भी विद्यमान थे। और इसी के साथ हमारे इस पाठ की जो है समाप्ति होती है। थैंक यू।